हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सेकंड। और आज हमारा यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स के इससे पहले हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा रैंडम वेरिएबल्स का 3rd लेक्चर है। तो रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में। तो देखिए, रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं जो कि हमने पढ़ भी चुके हैं। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इससे पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, पहले 2 लेक्चर में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, है ना। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो स्टार्टिंग के दोनों टॉपिक हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों टॉपिक को हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था और इनके ऊपर बेस्ड हमने काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यानी कि आज हमारा रैंडम वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखिए, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देखिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो रैंडम वेरिएबल होता था उसकी जो वैल्यूज होती थी वो फाइनाइट होती थी, या कह सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यू होती थी। जैसे अगर मान लीजिए x हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो यहां पर जो x की वैल्यू होती थी आपने देखा इस तरह से वैल्यूज आती थी हमारी जनरली 0 1 2 3, है ना। तो ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। बात समझ में आ रही। देखिए, इनको मैं डिस्क्रीट वैल्यू क्यों कह रहा हूं या फाइनाइट क्यों कह रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं 0 के बाद सीधे 1 आया है और 1 के बाद सीधे 2 है। देखिए, 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है ना, उनमें से कोई नंबर यहां पर नहीं आया है। तो जब आपको रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है इस तरह से दी होती है, फाइनाइट वैल्यू, तो इस रैंडम वेरिएबल का नाम होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन अगर इसी रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, इसी रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं आपको अगर वो किसी इंटरवल में दी गई हो, किसी इंटरवल में, जैसे मैं आपसे कहूं कि जो रैंडम वेरिएबल है ये बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, यानी कि यहां पर जो वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की वो इनफाइनाइट है और कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर यहां पर क्या होगा, छूटेगा नहीं, स्किप नहीं होगा। तो अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको किसी इंटरवल में दी हो, अब ये इंटरवल फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो तब हम रैंडम वेरिएबल को कहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर डिस्क्रीट दी गई हो तो हम कहेंगे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में फाइनाइट वैल्यू होती है और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इनफाइनाइट वैल्यू होती है और किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर होती है। अब यहां पर दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, तो अब देखिए आगे डेफिनेशन। Now, continuous random variable, a random variable which can assume any real value within an interval, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, कोई भी वैल्यू कंसीडर ये कर सकता है। वैल्यू कैसी होंगी, रियल होंगी। देखो यहां पर ग्राफिकल ग्राफ बना के समझाया गया है कि यहां पर देखो ये ग्राफ है, तो यहां पर इंटरवल क्या है, ए से बी तक। तो ए से बी तक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम ए टू बी। और ये जो इंटरवल है ए से बी ये फाइनाइट है, लेकिन ये इंटरवल इनफाइनाइट भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक अगर होगा तो ये इनफाइनाइट इंटरवल हो गया। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इंटरवल में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए क्या होगा। सिंपल देखिए, जैसे वहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता था, एक तरह से प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती थी। यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपको क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। अब देखो यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर सारे फॉर्मूले वही रहेंगे जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर थे। डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंस ये आएगा
कि वहां पर जहां समेशन यूज होता था यहां पर इंटीग्रेशन यूज होगा, क्योंकि देखिए जब वैल्यू डिस्क्रीट होती है तो हम उनको ऐड करने के लिए समेशन लगाते हैं, लेकिन अगर वैल्यू कंटिन्यूअस हो तो उनको ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये आप लोगों को पहले से भी मालूम होगा। अगर हमारे पास डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो इंटरवल आपको दिया गया है। तो यहां पर समेशन की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले क्या है, सेम है, कोई नया फॉर्मूला यहां पर नहीं है। तो ध्यान दीजिए क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो लेट एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन इन द इंटरवल, देखिए एक्स क्या हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, देन इन द इंटरवल, अब देखो इंटरवल ए से बी दे रखा है, देन इन द इंटरवल a, b the probability density function is defined by अब देखो यहां पर जो एक्चुअल में मैंने ये लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब यहां पर fx लिखा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये px लिखते थे हम। तो देखिए यहां पर जब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं ना, तो px की जगह fx भी आ सकता है, और जनरली fx ही यहां पर ज्यादा यूज होगा, px यहां पर कम यूज होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हम px के प्लेस पर fx का यूज करते हैं, fx का यूज करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा है ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर आपको a से b इंटरवल में प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। और आप इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। वैसे यहां पर एक फॉर्मूला आगे चला गया है, ये यहां पर होना चाहिए था, ध्यान दीजिए इसके प्लेस पर ये होना चाहिए था। अब देखो ये क्या है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, है ना। ये आप लोग एक्सचेंज कर लेना, ये यहां पर आएगा इस जगह पर, ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब समझिए क्या है। देखिए जैसे आपको ए से बी के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ए से बी के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब ध्यान देना, अगर आप यहां पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ए से बी के बीच में है, अगर आप x की वैल्यू a से छोटी लेंगे या b से बड़ी लेंगे तो सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होता था, आप अगर मान लीजिए आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 0 1 2 3, तो अगर आप 0 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, 1 पे भी आएगी, 2 पे भी आएगी, 3 पे भी आएगी। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं 4 पे, तो देखिए 4 रैंडम वेरिएबल ही नहीं है, इसके अंदर 4 नहीं आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे 0 होगी। क्यों? क्योंकि 4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। सिमिलरली यहां पर भी क्या है, ए से बी तक तो प्रोबेबिलिटी आएगी, ए से बी तक प्रोबेबिलिटी आएगी, आप देख सकते हैं ए से बी तक तो फंक्शन की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू ए से कम है या बी से ज्यादा है तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना। और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है fx, वो फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है, अगर आपको ये चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान देना। कोई भी गिवन फंक्शन fx प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, कब होगा, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तभी कहलाएगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। आपने देखा था जब हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला था प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में, तो वहां पर भी दो कंडीशन होती थी, यहां पर भी दो कंडीशन है। अब देखो इन दोनों कंडीशन का मतलब समझिए क्या है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, एक तरह से px है। आपने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में भी किसी फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब कह सकते थे, अगर प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए, वहां पर दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता था वो 1 होना चाहिए, मतलब वहां पर दूसरी कंडीशन हम इस तरह से लिखते थे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अब यहां पर भी सेम चीज है। अब देखिए क्योंकि यहां पर समेशन है
डिस्क्रीट में समेशन होता था, तो कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन आ जाएगा। कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स जो सम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 आना चाहिए। अब यहां पर सम के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है। अगर डिस्क्रीट होता तो समेशन लगाते। तो देखो सेम फॉर्मूला है, कुछ अंतर नहीं है। अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया, है ना। ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। और ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन क्या है? अगर आपको किसी भी फंक्शन को ये चेक करना है कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है, तो वो फंक्शन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो गिवन फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम इनके ऊपर बेस पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई, देखिए यहां पर ये फंक्शन एफ एक्स है ना। एफ एक्स फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स, और यहां पर एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में, इंटरवल ए से बी दे दिया हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, आपको सी की वैल्यू निकालनी है, विच चेंजेस एफ एक्स टू ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब आपको सी की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये जो गिवन फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाए। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, मैं पहले एफ एक्स फंक्शन को ही लिख देता हूं। आपको यहां पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू टी ई की पावर में माइनस एक्स, और यहां पर जो एक्स है उसकी वैल्यू लेस देन इंफिनिटी, मतलब 0 से इंफिनिटी के बीच में। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 से इंफिनिटी के बीच में है। ये आपको दिया गया। अब जरा ध्यान से देखो, हमसे ये कहा गया कि सी की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाए। ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब बनेगा? अगर यहां पर सी की जो वैल्यू है, देखो अगर यहां पर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। एफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ, ये जो एफ एक्स होगा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा इफ, देखिए कब होगा ध्यान दीजिएगा, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, अगर एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। और सेकंड कंडीशन, अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है अगर वो 1 आ जाता है तो ये गिवन फंक्शन हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अब जरा ध्यान देते हैं। हमसे ये कहा गया कि अगर ये जो फंक्शन है सी ई की पावर माइनस एक्स है ना, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, इस तरह से डिफाइन किया गया 0 से इन्फिनिटी के बीच में, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालनी है और सी की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि इस फंक्शन को चेंज कर दे, किसमें? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। अब देखो हम इसको सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा कि एफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए और इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम इस सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं और इस सेकंड कंडीशन से हम सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू को हम इसमें चेक करके देख लेंगे कि सी की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सी की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारी जो सी की वैल्यू आई है वो करेक्ट वैल्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? इसकी सेकंड कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसकी सेकंड कंडीशन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या करते हैं, अब जरा यहां पर ध्यान देना, आपको जो गिवन इंटरवल है वो तो 0 से इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। तो आपको क्या करना होगा? इस इंटरवल को ब्रेक करना होगा, क्योंकि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है। आप अपने इंटीग्रेशन की लिमिट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिमिट को ब्रेक करेंगे। देखिए कहां से कहां तक, ये इंटरवल 0 से इंफिनिटी है तो हम अपनी लिमिट को ब्रेक करते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 जाएंगे एफ एक्स
dx प्लस उसके बाद जीरो से इंफिनिटी जाएंगे। देखो इंटरवल पूरा कंप्लीट हो गया, पहले हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो गए, फिर जीरो से इंफिनिटी चले गए, तो ओवरऑल तो माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी हम चले गए ना। fx और dx इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो गिवन इंटरवल है वो जीरो से इंफिनिटी है। देखिए जो आपका इंटरवल गिवन होगा उसी इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू होगी, बाकी अदरवाइज सभी इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो ये फंक्शन डिफाइन है आपका जीरो से इंफिनिटी में, जीरो से इंफिनिटी में, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जीरो, और बचा क्या हमारे पास? जीरो टू इंफिनिटी, और इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? सी ई की पावर में माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें इसको बस इंटीग्रेट करना है, यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा सी की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो सी तो बाहर रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस बाहर आ जाएगा, और लिमिट हमारी लग जाएगी जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, और इक्वल टू में आ जाएगा 1। बस अब आपको यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए माइनस सी को तो मैं बाहर ही रखता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है। भाई माइनस सी को आप बाहर रख सकते हैं, लिमिट आप केवल ई की पावर माइनस एक्स पे लगा सकते हैं। तो यहां पर देखो अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ई की पावर में माइनस इंफिनिटी, फिर माइनस साइन लगाएंगे। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट ई की पावर जीरो बन जाएगा, और इज इक्वल टू 1। अब जरा यहां पर ध्यान दो, माइनस सी, आप जानते हैं ई की पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। देखो ई की पावर इंफिनिटी का मतलब, माइनस इंफिनिटी का मतलब है 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, और ई की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है वो जीरो होता है। तो ये तो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है ना। चलिए अब आगे देखिए, तो ये तो जीरो आ गया, माइनस, अब किसी की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 आ गया इक्वल टू में 1। देखो माइनस सी इंटू माइनस 1, तो ये प्लस सी बन गया, तो सी इक्वल टू कितना आ गया? 1। और हमसे यही पूछा था कि सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू 1 आ रही है। अब सेकंड कंडीशन का तो यूज करा हमने और सी की वैल्यू निकाली। अब देखते हैं, इसका मतलब सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। भाई जब हमने सेकंड कंडीशन का यूज करके सी की वैल्यू निकाली है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। अब फर्स्ट को चेक करते हैं। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब जरा ध्यान देना, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है सी ई की पावर में माइनस एक्स, सी ई की पावर में माइनस एक्स। अब यहां पर जरा ध्यान दो, जो ई की पावर में माइनस एक्स है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों? देखो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब भी ये ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी तब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ई की पावर माइनस एक्स कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि आप यहां पर देखो, ई की पावर में माइनस इंफिनिटी है तब भी जीरो वैल्यू मिल रही है, तो आप सोचिए किसी और नंबर पे कहां से ये निगेटिव हो जाएगा, है ना? तो e की पावर माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और c की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की 1, तो c भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब मुझे एक बात बताओ, c भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? और यही तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। तो देखो हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, है ना? तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो किस में चेंज हो गया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में चेंज हो गया। तो ये फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में चेंज होगा कब? जब c की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देखो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू सी एक्स स्क्वायर दे रखी है, और इस बार आपसे कहा गया है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो अगेन आपको c की वैल्यू निकालनी है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और इस बार आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है कब? जब x की वैल्यू 1/3 से 1/2 के बीच में है। तो इस बार आपको पहले से ही कह दिया गया है कि जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, आपको c की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए,
तो सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर गिवन है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अब आगे देखिए जरा ना, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि एफ एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जो इंटीग्रेशन होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स का, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो सिंस एफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट या देयरफॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कितना होगा, 1 होगा। अगेन हम सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे, यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। अब मैं यहां पर सेकंड कंडीशन का यूज करने जा रहा हूं। तो सेकंड कंडीशन का जब आप यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या है, यहां पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, देखो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, लेकिन हमें फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दी है। तो हम इसको लिमिट को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, पहले हम यहां पर जाएंगे माइनस इंफिनिटी से, आप चाहें तो ऊपर लिख भी सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाएंगे एफ एक्स डी एक्स, प्लस उसके बाद 0 से 1 तक जाएंगे, क्योंकि यहां पर इंटरवल 0 से 1 है, एफ एक्स डी एक्स, प्लस उसके बाद 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएंगे एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो ये प्रॉपर्टी है ना, लिमिट को ब्रेक करने वाली, ये बहुत ज्यादा इसका यूज होगा यहां पर। अब जरा ध्यान दो, जो ये वाला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 0, भाई इसके बीच में तो फंक्शन है ही नहीं। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ये जो यहां पर लिखा ना, ये देखो, क्योंकि आपको जो गिवन इंटरवल है ए से बी, केवल उसी के बीच में फंक्शन मिलेगा, बाकी सभी जगह आपको 0 वैल्यू मिलेगी। तो हमारा जो गिवन इंटरवल है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये कितना आ गया, 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, प्लस ये हमारे पास आएगा 0 से 1, और 0 से 1 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स स्क्वायर है। तो सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये भी 0 आएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 1, ठीक है ना, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सी तो बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1 इक्वल टू में 1। इसको सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो सी 1/3 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका c/3 इक्वल टू 1। तो यहां से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि c की वैल्यू 3 आ रही है। कितनी आ गई है c की वैल्यू, 3। तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाती है 3। तो अब हमें क्योंकि c मिल चुका है, अब हमें क्या मिल चुका है, c मिल चुका है, तो हमारा जो अपडेटेड फंक्शन है या न्यू फंक्शन है ना, अब हमारे पास देखिए फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एफ एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, अब आगे क्या पूछा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है 1/3 से 1/2 के बीच में। तो अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1/3 से 1/2 के बीच में, और मेरे पास फंक्शन है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। अब देखिए जरा ना, प्रोबेबिलिटी 1/3 से 1/3 से 1/2 के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए x की वैल्यू कहां पर है, 1/3 से 1/2 के बीच में, यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा,
केवल लेस देन आएगा, दोबारा लिख देता हूं, देखो x 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, अब यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ए से बी के बीच में, ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा। तो यहां पर ए का काम कौन कर रहा है 1/3 और बी का काम कौन कर रहा है 1/2, तो 1/3 से 1/2 एफ एक्स और डी एक्स, बस यहां पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान दीजिएगा, 1/3 1/2, एफ एक्स की वैल्यू है 3x² dx। इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, 3 तो बाहर रहेगा, x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 और लिमिट हो जाएगी 1/3 से 1/2 ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर 1/2 का क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, अच्छा यहां पर x की पावर 3/3 आ जाएगा, 3 तो देखिए ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको लिमिट केवल इतने पार्ट पे लगानी है। देखिए तो यहां पर अपर लिमिट मतलब 1/8 माइनस लोअर लिमिट मतलब 1/27, इसके एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5 और 16 और 5 21, यानी कि 216 आ गया, 216 एलसीएम आया, 216 एलसीएम आ गया 216 और यहां 27 आ जाएगा और माइनस में 8 आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आएगा फाइनली, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का P 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2 इज इक्वल टू 19/216। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। तो देखो यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, कि एक बार दोबारा से आपको इस चीज को रिवाइज कराता हूं तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में होंगी, है ना, यानी कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। दूसरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कोई भी गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा अगर वो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो, ठीक है ना। और याद रखना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप ए से बी के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू केवल ए से बी के बीच में ही होगी, बाकी सब जगह क्या होगी, 0 होगी। और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहां पर अपना पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। वहां पर भी पढ़ा था, देखिए जब हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा था तो वहां पर हमने पहले क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहां पर पढ़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना, और हमने वहां पर पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी तक हमने डेंसिटी फंक्शन पढ़ा है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आगे चल के आएगा। कॉन्टिन्यूअस के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बाइनोमियल में, बाइनोमियल सॉरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, है ना। तो अभी यहां पर हमारा जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर लास्ट टॉपिक था वो था एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस हमारा यहां पर भी आ गया है, इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। आगे देखिए जो हम रैंडम वेरिएबल में अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर आपको वो सब समझ में आ रहा है तो देखिए इसके बाद जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे जहां से 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर टॉपिक से लगभग, है ना, उनमें इनका बहुत ज्यादा यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर एक्स हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि जब हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा था तो वहां पर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या था। वहां पर हमने एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पढ़ा था ई एक्स इक्वल टू समेशन एक्स पी एक्स, ये हमारा एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला था। अगर आप कंपेयर करें तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहां पर भी लिखा है। देखो कैसे, देखो मैंने आपको बोला कि जो समेशन है वो तो रिमूव हो जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि समेशन हम तब लगाते हैं जब डिस्क्रीट वैल्यू को ऐड करना हो, और इंटीग्रेशन हम तब लगाते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को ऐड करना हो। तो यहां पर इंटीग्रेशन आ गया समेशन के प्लेस पर। दूसरा एक्स, एक्स यहां पर है पी एक्स,
अब क्योंकि यहां पर हम डिस्क्रीट के केस में पीएक्स यूज करते थे, लेकिन यहां पर जनरली हम पीएक्स की जगह पर एफएक्स यूज करेंगे। अब वहां डीएक्स नहीं है क्योंकि समेशन कर रहा है, अब यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है तो डीएक्स भी आ गया। दूसरा, यहां पर जो लिमिट होगी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगी। अब यहां पर लिमिट आएगी नहीं क्योंकि तो समेशन है, इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी आएगी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है एक्सपेक्टेशन के। दूसरा, ये जो एक्सपेक्टेशन है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, जो एक्सपेक्टेशन होता है उसको हम मीन भी कहते हैं। ये क्या है? मीन है। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेशन को हम क्या क्या नाम और होते हैं एक्सपेक्टेशन के, तो एक्सपेक्टेशन को हम मीन कह सकते हैं, या हम इसको फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन कह सकते हैं, या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसको आप एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप मीन भी बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी आपको एक्सपेक्टेशन दे दिया जाएगा कि एक्सपेक्टेशन फाइंड करिए, कभी आपको मीन दे दिया जाएगा कि मीन फाइंड करिए। तो मीन पूछा हो या एक्सपेक्टेशन पूछा हो, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नीचे फॉर्मूले लिखे, हालांकि आज के लेक्चर में इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मूवमेंट है। तो अगर मैं इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये तो फर्स्ट मूवमेंट हो गया ओरिजिन के अबाउट। अच्छा एक चीज ध्यान देना, हाँ ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक, ये फर्स्ट मूवमेंट हो गया ओरिजिन के अबाउट। अगर हम यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड मूवमेंट हो जाएगा, अगर हम एक्स क्यूब से कर दें तो थर्ड मूवमेंट हो जाएगा, और अगर एक्स की पावर आर से कर दें तो ये आरएथ मूवमेंट हो जाएगा। अब ये आरएथ मूवमेंट क्या होता है, सेकंड मूवमेंट क्या होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग डिटेल में, तो मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो ये फॉर्मूले आज के लिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, देखिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। किसी भी गिवन फंक्शन को हम, अगर कोई भी गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपको याद करना है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, और इसके बाद वेरिएंस की बात आती है। भाई जब मीन हमने निकाल लिया तो अब हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई चेंज यहां पर नहीं आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर था। हाँ, अब यहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ये एक्स स्क्वायर निकलेगा, हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें, ये एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे। बात समझ में आ रही ना, इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर निकाल के यहां पुट कर देंगे। एक्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे इस फॉर्मूले से, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। और यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, वेरिएंस आ जाएगा, और ये जो वेरिएंस होता है आपको याद होगा, इस वेरिएंस को हम सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी बोलते हैं, क्योंकि सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन तो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। इसको आप चाहे तो μ2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, तो आप इसको μ2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आपने देखा कोई भी फॉर्मूला अलग नहीं है, बस समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ गया है, बाकी सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली वही है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर थे। अब यहां पर बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत ही आसान है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर देना है आपको। अगर आपके पास वेरिएंस आ गया उसी का रूट ले लीजिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इनके ऊपर बेस्ड, एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड, वेरिएंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसा ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर काफी सारे पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, तो एक ही क्वेश्चन से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहां पर दे रखा है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ये देखो, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो आपको गिवन है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, बाकी सब जगह 0 है। बाकी सभी जगह पर क्या है, 0 वैल्यू आपको दे रखी है। आपको यहां पर के की वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0.1 और 0.2 के बीच में, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर देन 0.5 के लिए। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले
इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और आपको यहां से के की वैल्यू पूछी है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सी की वैल्यू पूछी थी। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वहां पर हमें फंक्शन दे रखा था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और कहा था सी की वैल्यू निकालो, यहां पर के की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सिंस, ध्यान दीजिएगा जरा, सिंस fx इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीडीएफ, है ना, आप पूरा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सिंस fx इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो fx क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन जो fx होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x। सेकेंड कंडीशन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी fx dx, इसकी वैल्यू 1 हो। अगर ये सिंस fx इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक fx का इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होगा। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर सेकंड कंडीशन का यूज करके सबसे पहले k की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए, तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन। अब जरा ध्यान देना, अब मैं सेकंड कंडीशन का यहां पर यूज करूंगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी fx dx, इसकी वैल्यू 1 है, बस इसी चीज का हमें यूज करना है। अब जरा ध्यान देना, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है लेकिन वैल्यू तो हमें केवल 0 से 1 के बीच में मिलेगी, तो पहले इस इंटरवल को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, सॉरी, पहले आप जाएंगे माइनस इंफिनिटी से 0 तक, कहां तक जाएंगे, 0 तक। देखो कैसे पता चलेगा, ये जो इंटरवल आपको दे रखा है ना, इसकी लोअर लिमिट 0 है, तो आप पहले माइनस इंफिनिटी से इस इंटरवल की लोअर लिमिट तक जाइए, उसके बाद 0 से 1 तक जाओ और उसके बाद 1 से लेके इसकी अपर लिमिट तक जाओ। तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में fx dx प्लस 0 से 1 के बीच में fx dx प्लस 1 से इंफिनिटी के बीच में fx dx और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, एल्सवेयर 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0, इसका मतलब ये वैल्यू 0 प्लस 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इंफिनिटी के बीच में वैल्यू अगेन 0 और इक्वल टू में 1। बस यहां से आपका k की वैल्यू आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट, देखो k कांस्टेंट बाहर आएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट हो गई 0 से 1 इक्वल टू में 1। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k बाहर रहेगा। अगर मैं यहां पर अपर लिमिट लगाता हूं तो 1 माइनस 1/3 और लोअर लिमिट में तो 0 ही आएगा, इक्वल टू में 1। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए कितनी मिलेगी, तो 3 माइनस 2/3 यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 2/3 k इक्वल टू में 1। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 3/2 यानी कि k की वैल्यू हमें मिल गई 1.5। तो k तो हमारे पास आ चुका 3/2 कह लीजिए, 1/1.5 कह लीजिए, ये हमारे पास k आ गया। अब k को कैलकुलेट कर लिया हमने, अब हम करेंगे मीन को कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन को अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे k को कैलकुलेट करने के बाद। अब देखिए जरा आगे चलते हैं, मीन फाइंड करते हैं। तो मीन, अब यहां पर मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अब मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट, दैट इज मीन। मीन मतलब एक्सपेक्टेशन, ये तो था मीन का फॉर्मूला। देखिए मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स fx और dx, ये हमारा फॉर्मूला था। देख सकते हैं आप दोबारा से, मीन का फॉर्मूला, मीन जो एक्सपेक्टेशन है वही मीन है, तो x fx dx और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी बहुत सिंपल है। तो यहां पर मैं इसको ex ही लिख देता हूं, मीन को ex। अब जरा ध्यान दें,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएंगे पहले, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो आपको क्या करना है, अगेन आपको इसी तरह से ब्रेक करना है फिर से। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स और डी एक्स। अब आगे देखिए, अब जरा यहां पर ध्यान दो, देखो यहां पर किस किस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू तो 0 है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो ये 0 आ गया। प्लस यहां पर देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हमारे पास फंक्शन है k1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तो पहले से ही है, और यहां पर k1 माइनस एक्स स्क्वायर और आ गया dx प्लस, और आगे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो ये भी 0 हो गया, बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां से हमें ex की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमें मीन मिल जाएगा। तो ये हमारे पास देखो k तो बाहर आ जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे, x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये dx, इसको बस इंटीग्रेशन करना है। देखिए कितना आएगा इंटीग्रेट करके, ये आपके पास k बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन, सॉरी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, हाँ, तो यहां पर x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये x हो गया, और ये x की पावर 3, तो ये x की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, ठीक। और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। अब इसमें लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट को अप्लाई करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करता हूं तो ई एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के तो बाहर रहेगा, के बाहर रहेगा, 1/2 माइनस 1/4, अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/4, ठीक। अब यहां पर हमारे पास ये कितना आ गया, ई एक्स इज इक्वल टू के इनटू में यहां पर 1/4 बचेगा। अच्छा एक चीज और, के तो हम कैलकुलेट कर चुके थे ना, तो के को हमें पुट कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने नहीं किया, 3/2, तो अब पुट कर देते हैं। तो यहां पर के की वैल्यू अगर मैं 3/2 पुट कर देता हूं, 3/2 इंटू 1/4, तो आंसर मेरे पास आ जाता है, जो मीन है कितना आ जाता है, 3/8। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई, ये क्या है, मीन आ गया। बात समझ में आ रही है? तो मीन भी हमारे पास आ चुका। अब क्या बचा है, थर्ड पार्ट वेरिएंस निकालना है, लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको ई एक्स स्क्वायर फाइंड करना होगा, और ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। तो चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं नाउ। तो थर्ड पार्ट के लिए पहले हम निकाल लेते हैं ई एक्स स्क्वायर, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स एंड डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब यहां पर लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। तो ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 एक्स स्क्वायर एफ एक्स और डी एक्स प्लस 0 से 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स और डी एक्स। तो ये हमारे पास ब्रेक करके लिमिट को आ चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, अगेन ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट 0 होगा, केवल ये पार्ट बचेगा। तो आगे चलते हैं और देखिए कितनी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से। तो ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पहला पार्ट 0 प्लस 0 से 1 एक्स स्क्वायर। अब यहां पर फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, एफ एक्स कितना था, एफ एक्स था हमारे पास k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस में 0, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर। अब मैं देखो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4
और ये dx बन जाएगा, है ना, ये dx है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बनेगा 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, एलसीएम आ गया 15 और यह आ गया 5 माइनस 3, तो 2/15, और के की वैल्यू और पुट करनी है अभी हमें। चलिए तो यहां पर पुट कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, के कितना था, के था हमारे पास, एक मिनट, के की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3/2, तो के की जगह मैं 3/2 रखूंगा, और ये कितना बचेगा 2/15, तो 2/15, 2 से 2 कट गया, 3 से ये 5, 15 टाइम्स कट गया, तो ये 1/5 आ रहा है, इसका मतलब ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5, है ना, ये क्या आ गया, ई एक्स स्क्वायर आ गया। अब सीधे हम यहां से वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के वेरिएंस को निकाल सकते हैं, तो वेरिएंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/5 माइनस, अब ये ई एक्स कितना है 3/8, 3/8, और इसका करना हमें स्क्वायर, तो 1/5 माइनस 9/64, 9/64। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, देखिए एलसीएम कितना आएगा जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, और 5 से 30, 32 आ जाएगा, यानी कि 320, है ना, 320। यहां पर आएगा 64 माइनस, यहां पर आएगा 45, 5 × 9 45। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना बचेगा, ये हमारा 19 बचेगा, है ना, तो 19/320, तो इसका मतलब वेरिएंस हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 19/320, और इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेता हूं एक बार, कितना आ रहा है ना, वेरिएंस हमारे पास, तो पॉइंट में अगर इसको हम लिखें तो ये 19 डिवाइडेड बाई 320, यानी कि अगर आप इसको पॉइंट में लिखेंगे, अगर आप इसको पॉइंट में लिखते हैं तो पॉइंट में आएगा 0.0594, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमें वेरिएंस की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब एक चीज और पूछी थी शायद, इसमें एक पार्ट और हमारे पास बच गया, हाँ, अभी हमारे पास 2 पार्ट बच गया, वेरिएंस आया, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता तो हम उसका रूट ले लेते। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी 0.1 और 0.2 के बीच में, चलिए तो अभी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी पूछी है, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, आगे आंसर। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 4th पार्ट, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कहां से कहां तक करनी है वापस देखना पड़ेगा, देखते हैं कितना है, 0.1 से 0.2 के बीच में, 0.1 से 0.2 के बीच में, इसका मतलब ये 0.1 आ गया और इधर 0.2 आ गया, इसके बीच में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0.1 से 0.2, है ना, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और fx dx, यही तो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, बस यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.1 और 0.2, और यहां पर fx की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, k 1 माइनस x स्क्वायर और dx, k तो बाहर चला जाएगा
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट 0.1 से लेकर के 0.2 तक। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है, जो कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं। k की वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ पर 0.2, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, 0.2 जब आप अपर लिमिट रखेंगे माइनस 0.2 की पावर 3 तो ये आएगा 0.008 2 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। और अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट, यहां पर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0.1 माइनस 0.1 की पावर 3 तो ये बनेगा आपका 0.001 और डिवाइडेड बाई 3, और इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके आप अपने आंसर को लिख देंगे, है ना। तो देखिए कितना आंसर आएगा, ये 0.1 से 0.2, देखिए आप बहुत सिंपल है, आ जाएगा 3/2, 0.2 से 0.1 को माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा। ये हमारा निगेटिव में है 0.008 अपॉन 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.001 अपॉन 3, और इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। चलिए देखिए, तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी 0.1 से 0.2 के बीच में वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 0.008 डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये माइनस में है, किसमें है, माइनस में। इसमें ऐड करना है आपको, प्लस करना है 0.1, उसके बाद इसमें आपको प्लस करना है ये 0.001 को 3 से डिवाइड करके, तो प्लस करेंगे 0.001 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आएगा 0.00976, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी यहां से आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, इंटरवल 0.5 से ग्रेटर है। देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5। देखो 0.5 से 1 के बीच में निकालना। देखो यहां पर लोअर लिमिट तो 0.5 है, अपर लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट 1 आएगी, क्योंकि 1 के बाहर तो इंटरवल है ही नहीं ना। तो यहां पर 0.5 से 1 के बीच में जाएंगे आप, 0.5 से 1 के बीच में। तो लास्ट जो आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 5, यहां पर जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपका जो इंटरवल होगा वो 0.5 से 1 के बीच में होगा। तो ये 0.5 और यहां पर 1 fx dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 0.5 1 और k तो बाहर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बस इसको आप इंटीग्रेट कर दें और वैल्यू को पुट कर दें। तो k की वैल्यू 3/2, यहां पर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट आपकी 0.5 से 1 के बीच में है, और यहां पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लगा दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैं इसका डायरेक्ट आंसर यहां पर लिख देता हूं, 0.3125 आएगा, 0.3125 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार हमारा ये जो आंसर आ रहा है इसमें कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई, इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं एक बार, क्योंकि आंसर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करते हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल यहां तक करेक्ट है, यहां पर मैंने कैलकुलेटर में साइन कोई गलत ले लिया जिसकी वजह से आंसर गलत आ गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये 0.014 का आंसर आएगा 0.1466, 0.1466 ये आंसर आएगा, है ना। इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर में, मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया था, है ना, तो गलत साइन मैंने कैलकुलेटर में लिया, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। अब ये इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ तक बिल्कुल कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन,
A continuous random variable x has the probability density function। देखो ये probability density function है, अगेन क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये probability density function है ना। आपको क्या करना है, यहां से k निकालना है और मीन निकालना है, k और मीन निकालना है, दो चीज आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर फंक्शन थोड़ा सा 3 इंटरवल में ब्रेक करके दे दिया है। बात समझ में आ रही है ना, यहां पर फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर fx क्या है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस fx इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो देयरफॉर यहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एक तो जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x, और दूसरा जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक fx dx, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखो k की वैल्यू तो इसी कंडीशन से आ जाएगी, है ना, k की वैल्यू इसी कंडीशन से आपको मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड कंडीशन का यूज करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी fx और dx इक्वल टू 1। बस अब इस इंटरवल को ब्रेक करना है। देखो कहां से कहां तक करना है, इस बार आपको ब्रेक ज्यादा करना होगा। पहले आप माइनस इन्फिनिटी तक, जीरो से, देखो यहां पर लोअर लिमिट क्या है 0, फिर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो आपको माइनस इन्फिनिटी से पहले 0 तक जाना है। तो यहां पर इस लिमिट को ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे fx dx प्लस, उसके बाद 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 गए, अब 0 से 2 जाएंगे, अब 0 से 2 जाएंगे fx dx प्लस, अब 2 से 4 जाएंगे, 2 से 4 fx dx प्लस, अब 4 से 6 जाएंगे, तो 4 से 6 fx dx, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें कहां तक पहुंचना है, प्लस इन्फिनिटी तक। अब 6 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो 6 से इन्फिनिटी तक fx और dx इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर कौन कौन जीरो हो गए, जरा ध्यान देना। देखो अगर मैं जीरो की बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में हमारे बीच में कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो एक तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, एक 6 से इन्फिनिटी 0 हो गया, 3 इंटीग्रल की वैल्यू आएगी बीच में, तो पहला इंटीग्रल तो 0 आ गया, पहला इंटीग्रल क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस दूसरा इंटीग्रल हमारा है 0 से 2, और 0 से 2 के बीच में fx की वैल्यू kx है, तो k तो बाहर कर देता हूं, x dx प्लस, फिर 2 से 4 के बीच में देखो, 2 से 4 के बीच में fx की वैल्यू 2k है, और 2k पूरा ही कांस्टेंट है, तो 2k को हम बाहर लिख देते हैं, है ना, 2 से 4 और dx प्लस, ये 2 से 4 के बीच में हो गया 2k। अब 4 से 6 के बीच में क्या है, माइनस kx प्लस 6k, तो k को बाहर कॉमन लेके लिख देता हूं मैं, तो k तो आएगा बाहर 6 से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि k को मैंने इसमें से ले लिया कॉमन, तो माइनस एक्स प्लस 6, माइनस एक्स प्लस 6 dx, ये हो गया 6, सॉरी 6 से लेकर कहां तक, 2 से 4, 4 से 6, यहां पर लिमिट गलत हो गई है, ये 4 से 6 है, और प्लस अगला पार्ट 0 है, इज इक्वल टू 1। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको इंटीग्रेट करना, लिमिट अप्लाई करनी, k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा 0 ही है, प्लस अब 0 को लिखना नहीं है मुझे, है ना। यहां पर देखो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, और k बाहर है, तो k बाहर है, ये हमारा बाहर है, इंटीग्रेशन आ रहा है x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट चेक करते हैं, 0 से 2 की लिमिट है, 0 से 2 ना, प्लस आगे बढ़ते हैं, 2 के बाहर है, इसका इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 2 से 4 होगी, तो 2 के बाहर है, इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 2 से 4 होगी, प्लस अगले पार्ट में चलते हैं, यहां k बाहर है, यहां पर k बाहर है, और माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x, माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 का इंटीग्रेशन 6x, और लिमिट हो जाएगी यहां पर 4 से 6 इज इक्वल टू 1, इक्वल टू में कितना है 1, बस यहां पर अब लिमिट लगाते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट k, यहां पर देखो अपर लिमिट आप रखोगे तो 4/2 2 आएगा, तो इसका मतलब यहां पर k तो बाहर है, और अंदर आपको 2 - 0 मिलेगा, प्लस ये 2k
यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप लगाते हैं तो 4 माइनस 2 मिलेगा, प्लस के बाहर है, और यहां पर अगर आप अपर लिमिट लगाते हैं तो 36/2 माइनस का 18 प्लस का 36, और उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। देखिए जब आप यहाँ पर लोअर लिमिट लगाएंगे तो मैं एक काम करता हूं, ब्रैकेट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर के तो बाहर है, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, माइनस का 18 हो गया है ना, तो माइनस 18 प्लस 36। अब यहाँ पर मैंने माइनस लगाया स्मॉल ब्रैकेट। अब मैं लोअर लिमिट यहाँ पर जब 4 पुट करेंगे आप तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 बचेगा, प्लस 6 4 जा 24 ये आएगा, और ये कंप्लीट हो गया है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने लगा दिया यहाँ पर, इक्वल टू में 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आ जाएगा 2k प्लस यहां से 2 बचेगा तो ये बन जाएगा 4k प्लस, अब यहां पर देखो k बाहर है, ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, ये 18 बचा, प्लस का माइनस माइनस हो गया प्लस का 8, और ये माइनस का हो गया 24 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं 26 माइनस 24 2 बचेगा, यानी कि ये 2k हो गया, तो 2k प्लस 4k प्लस 2k इज इक्वल टू 1, टोटल हो गया 8k इज इक्वल टू 1, और k की वैल्यू आ गई 1/8। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8। और क्या पूछा था, और देखते हैं। अब हमसे पूछा मीन, क्या पूछा है, मीन पूछा है, तो चलिए मीन को निकाल लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और मीन हमारा यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जरा सेकंड पार्ट, अब हम निकालने जा रहे हैं मीन। मीन का फॉर्मूला, अब यहां पर क्योंकि देखिए मीन का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारा x सब कुछ सेम रहेगा जैसा ये, बस x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x f x ये हमारे पास बनेगा। सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से हमें चलना है। तो मेरे ख्याल से मीन के लिए चलिए यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन में आ नहीं पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मीन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x fx और dx। आपको इस लिमिट को करना होगा ब्रेक, तो इस लिमिट को कर देते हैं ब्रेक। देखिए जरा ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएंगे पहले, और x fx dx प्लस 0 से 1 नहीं है, 0 से 2 है, यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर तरीके से जाना है। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 0 से 2 x fx dx प्लस 2 से 4 x fx और dx प्लस 4 से 6 x fx dx प्लस 6 से इंफिनिटी x fx dx, और इन सबको कर लेना है कैलकुलेट। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये दोनों तो अगेन 0 बन जाएंगे, यानी कि फिर से हमारे पास 3 ही बचेंगे। तो देखिए 3 में क्या क्या बचेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार। तो या नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वैसे भी यहाँ आएगा नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए जरा। अब यहां पर ध्यान देंगे तो ex है ना, इज इक्वल टू 3 बचेंगे, 0 से 2 x fx। देखिए 0 से 2 x और fx कितना है 0 से 2 के बीच में, ये हमें चेक करना पड़ेगा पीछे, kx है, कितना है kx। अब जरा ध्यान देना, k तो बाहर चला जाएगा, और x fx था, यानी कि एक x पहले से ही था, और fx की जगह kx आएगा, k बाहर चला गया तो ये x स्क्वायर बन जाएगा dx प्लस, उसके बाद 2 से 4, तो 2 से 4 के बीच में देखते हैं क्या आ रहा है, x तो पहले से ही है, 2 से 4 के बीच में हमारे पास 2k है, और 2k पूरा पूरा बाहर जाएगा, तो 2k हमारा पूरा पूरा बाहर जाएगा, और यहां पर x dx बचेगा, जो x fx था ना, fx का 2k तो बाहर चला गया, प्लस अब यहां पर 4 से 6, और यहां पर हमें पुट करना है x तो हमारे पास है, fx देखो यहां पर ये है, यानी कि माइनस एक्स प्लस सी 6, और k बाहर रहेगा, तो k को मैं कर देता हूं बाहर,
a को हम कर देते हैं बाहर। अब जरा ध्यान दो, एक x पहले से था और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और dx। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पर क्या था एक्चुअल में, माइनस एक्स प्लस 6 था और एक x हमारे पास पहले से था, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x बन गया dx। बस इसको इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट सिंपल सा इंटीग्रेशन है, k बाहर रहेगा, ये x³ अपॉन 3 लिमिट 0 से 2 प्लस ये 2k बाहर रहेगा, k हम निकाल भी चुके हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 2 से 4 प्लस ये k बाहर रहेगा और यहाँ पर माइनस का x³ अपॉन में 3 प्लस में 6x स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट लगेगी 4 से 6। यहाँ पर k को चाहे तो आप ओवरऑल बाहर निकाल सकते हैं, सब में से कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ k को बाहर ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखो लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर अगर आप लिमिट लगाएंगे तो 8/3 आ जाएगा और माइनस में 0 प्लस k तो बाहर जा चुका है 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 16/2 8 आ जाएगा। अपर लिमिट लगा के आया 8 और लोअर लिमिट लगा के आएगा 2 प्लस k बाहर जा चुका है। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, जब आप अपर लिमिट लगाएंगे तो 6 × 6 36 और 3, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 36 और एक 6 जो है उसमें कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, यानी कि 72 बचेगा। ये क्या बचेगा? 72। कैसे? जब आप 6 की जगह 36 x की जगह 6 रखोगे तो 216 आ जाएगा और 216 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 72 प्लस यहाँ पर देखो ये 3 टाइम तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, 36 × 3 यानी कि 3 × 36 आएगा ये, ठीक है ना, माइनस। अब यहाँ पर 4 रखना है आपको, तो देखो 4 रखने के बाद ये 64/3 बनेगा, इसमें माइनस में, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 64/3। उसके बाद लोअर लिमिट, यहां पर जब आप x की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये 16 × 3 हो जाएगा और ये माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस 16 × 3। ठीक है, इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लेना। तो मेरे ख्याल से यहां पर k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। हाँ, तो यहां पर k की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितने निकाल चुके हैं? k की वैल्यू 1/8। तो यहां पर इसकी वैल्यू 1/8 पुट करेंगे, ये 8/3, यहां पर ये 6 बचेगा तो 12 आ जाएगा प्लस में, प्लस यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आपके पास 16 × 3 48, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इनको निगेटिव निगेटिव को एक साथ ऐड कर देंगे और ये 3 × 36। तो यहां पर मैं इन सबको कैलकुलेट कर लेता हूं, माइनस का 72 प्लस का 3 × 6 18 का 8 कैरी 1 और 9 और 1 0 108 आ जाएगा, प्लस में 64/3 माइनस का 48। बस इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिए। देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख देता हूं, ये आंसर आपका आएगा। जब आप इसको पूरे को इवैल्यूएट कर लेंगे तो यहां से आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा आपका वो 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लें, इस कैलकुलेशन को एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना और उसके बाद कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लेना। फाइनल जो आंसर आपका आएगा वो 3 आएगा। और ये था हमारा क्या चीज? मीन, ठीक है ना। तो मीन भी हमारा इसका कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर डीपीपी नंबर 3 जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है, जैसे मैंने कराया वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पर फाइंड द कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, केवल k निकालना है। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, x हैज रिप्रेजेंट द डेंसिटी, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर जो हमारा रैंडम वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल में 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, वो दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
ये तीनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलिए अगर ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से कर लेते हैं तो उन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन से कम 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो आएंगे ही। हो सकता है कि तीनों लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से आ जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तक जो हमने इस यूनिट में पढ़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कम आते हैं। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो जनरली हर बार आता है यहां से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन यहां से जनरली कभी कभी आता है या नहीं भी आता है। बात समझ में आ रही है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इस यूनिट का बेस था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अभी आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।